हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड के अंदर ऐसे दो मेजर ऑफेंसेस के बारे में जिनके बीच का डिफरेंस समझने में लॉ स्टूडेंट्स को तो छोड़िए, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के भी पसीने छूट जाते हैं। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंस समझेंगे। देखिए, इन दोनों ऑफेंसेस के बीच का डिफरेंस समझने में अक्सर लॉ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, लेकिन ये चैनल है किस लिए? आपके वही डाउट्स क्लियर करने के लिए। एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। दोनों ही ऑफेंसेस के रिगार्डिंग मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिनके बेसिस पे इनका डिफरेंशिएशन हम दिखाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कल्पेबल होमिसाइड का अगर हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। मर्डर का पहला पॉइंट अगर पढ़ते हैं, कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। एक चीज आप समझ लीजिए, चाहे कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस हो या मर्डर का ऑफेंस हो, यहाँ पर्सन की डेथ कॉज जरूर होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है इंटेंशन। ये सेकंड पॉइंट जो कल्पेबल होमिसाइड का है वो सिंपली ये कहता है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। और मर्डर का अगर हम सेकंड पॉइंट पढ़े तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इसमें भी इंटेंशन, इसमें भी इंटेंशन, तो डिफरेंस कहाँ हुआ? देखिए, अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि इंटेंशनली किया गया है और उस एक्ट से किसी पर्सन की डेथ कॉज हो रही है, तो ये माना जाएगा वो एक्ट है मर्डर का। लेकिन अब आप बोलेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड में भी तो इंटेंशन का जिक्र है। देखिए, इंटेंशन से किया गया कोई भी एक्ट अगर किसी पर्सन की जान ले लेता है सर्टेन सिचुएशंस में, तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अगर सिर्फ इन सिचुएशंस में कोई पर्सन इंटेंशनली ऐसा एक्ट करता है जो कि कॉज कर लेता है डेथ किसी और पर्सन की, तो वो बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड, वो मर्डर नहीं होगा। लेकिन इन सब सिचुएशंस को छोड़ के अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि किया गया है इंटेंशनली और उससे किसी पर्सन की डेथ कॉज हो रही है, तो यहाँ पे वो एक्ट बन जाएगा मर्डर। कहने का मतलब ये, अगर ये सारी सिचुएशन फुलफिल हो जाती है, अगर किसी एक्ट को इंटेंशनली किया गया है और उस एक्ट से किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, तो यहाँ पे वो चीज़ बन जाएगी कल्पेबल होमिसाइड। और अगर ये सारी सिचुएशंस फुलफिल नहीं होती तो वो ही एक्ट बन जाएगा मर्डर। सबसे पहली चीज अगर हम इसमें देखें, प्राइवेट डिफेंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर प्राइवेट डिफेंस में की गई कोई भी ऐसा एक्ट जो कि एक पर्सन कर रहा है इंटेंशनली और उससे किसी पर्सन की डेथ कॉज हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज कही जाएगी कि वो एक्ट कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है। प्रोवोकेशन भी यही चीज कहता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए ने बी को कुछ गलत बोल दिया, बी ने सडनली चेयर उठा के ए के सर पे मार दी और यहाँ पे ऑन द स्पॉट ए की डेथ हो जाती है, तो यहाँ ये माना जाएगा कि जो बी ने एक्ट किया है इंटेंशनली और जो यहाँ ए की डेथ कॉज हुई है वो हुई है प्रोवोकेशन की वजह से, तो ये चीज कवर होगी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इस चीज को मर्डर नहीं माना जाएगा, इस चीज को माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। तीसरा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर। अगर कोई भी पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है अपनी लीगल पावर में और उसी चीज के चलते किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, तो यहां पे तब भी ये माना जाएगा कि वो चीज कवर होगी अंडर कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक क्रिमिनल के पीछे भाग रहा है। उस क्रिमिनल को वो पैर पे गोली मारना चाहता है, लेकिन गलती से उस क्रिमिनल के लग जाती है यहाँ सर पे गोली और ऑन द स्पॉट उस क्रिमिनल की डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो पुलिस ऑफिसर का जो एक्ट है वो फॉल करेगा अंडर कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर के अंदर वो एक्ट फॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज तब हुई थी जब वो पुलिस ऑफिसर एक्सरसाइज कर रहा था अपनी लीगल पावर को। उसके पास एक अथॉरिटी थी जिसके अकॉर्डिंग वो ऐसा कर रहा था, तो ये चीज कल्पेबल होमिसाइड के अंदर फॉल होगी। एब्सेंस ऑफ प्रीमेडिटेशन भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो कि इंटेंशनली किया जा रहा है और जिससे दूसरे पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है और वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें सोची समझी साजिश नहीं है, तो ये चीज कवर होगी अंडर कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोवोकेशन के केस में कि ए ने बी को कुछ गलत बोला, बी ने झट से वहां चेयर उठा के मार दी। अगर बी चेयर उठा के ना मारता, बी यहाँ पे 3-4 दिन की प्लानिंग करता, फिर ए के ऊपर वो कोई ऐसा एक्शन करता जिससे ए की डेथ हो जाती, तब ये चीज आती प्रेजेंट ऑफ प्रीमेडिटेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे जब प्रीमेडिटेशन, जब सोची समझी साजिश शामिल ही नहीं है, तब ये चीज कवर होगी अंडर कल्पेबल होमिसाइड में। और लास्ट में आता है कंसेंट। कंसेंट का मतलब सिंपली ये होता है एक पर्टिकुलर एज ऑफ मेजॉरिटी। जब एक पर्सन अटेन कर लेता है और वो जब खुद कंसेंटेड होता है कि मेरी डेथ कॉज हो जानी चाहिए, किसी पर्सन को कहता है कि मेरी जान ले लो, तब भी जो पर्सन यहाँ उसकी डेथ कॉज कर रहा होगा वो कवर होगा अंडर कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर। और ये जो सारे कंटेंट्स है ये आते हैं एक्सेप्शंस टू मर्डर के केस में। मतलब इन सारे सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए जो भी पर्सन यहाँ पे इंटेंशनली कोई ऐसा एक्ट करेगा जिससे सामने वाले की डेथ कॉज हो पाए, तो वो पर्सन कन्विक्ट होगा अंडर कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर।
मर्डर के अंदर कन्विक्ट नहीं होगा, वो होगा ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड के अंदर कन्विक्ट। सो कहने का मतलब यहाँ यही है कि दोनों पॉइंट्स में इंटेंशन भले ही शामिल है, लेकिन इंटेंशन जब की जाती है कुछ ऐसी सिचुएशंस में जो कि मैंने आपको बताई हैं, प्रोवोकेशन हो गई, प्राइवेट डिफेंस हो गया, एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर्स, अगर उन सिचुएशन में इंटेंशनली कोई एक्ट किया जाता है जिससे किसी पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है, तब वो ऑफेंस बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड का। अगर उन सिचुएशंस में नहीं होती ये चीज, तब वो चीज बन जाएगी मर्डर। तो अगर मैं इंटेंशन की बात करूं तो सारा खेल यहाँ पे इन सिचुएशंस का ही है। इन सिचुएशंस को याद रखना, इन एक्सेप्शंस को याद रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। सो कल्पेबल होमिसाइड का थर्ड पॉइंट कहता है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे लाइकली वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे ऑफेंडर कुछ ऐसी इंटेंशन रखता है जिसके अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसी इंजरीज देना चाहता है विक्टिम को, जिस इंजरीज से विक्टिम की डेथ हो जाए। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मर्डर के थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज विच इज लाइकली कॉज द डेथ ऑफ अदर पर्सन। यहाँ ये जो ऑफेंडर नोज है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको खासकर आप ध्यान से समझिएगा। सो इसका मतलब समझ लेते हैं। ऑफेंडर कुछ ऐसी इंटेंशन रखता है जिसके अकॉर्डिंग वो कोई ऐसी बॉडीली इंजरी देना चाहता है विक्टिम को, और ऑफेंडर ये जानता है कि अगर उसने कोई ऐसी बॉडीली इंजरी दी विक्टिम को जिससे विक्टिम की यहाँ जान जा सकती है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ऑफेंडर को नहीं पता था कल्पेबल होमिसाइड के केस में कि अगर वो कोई बॉडीली इंजरी ऐसी देगा विक्टिम को जिससे उसकी जान जा सकती है, लेकिन मर्डर में ये चीज़ शामिल थी। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक है, उसने अटैक किया बी की चेस्ट पे। बी का कुछ टाइम पहले यहाँ पे चेस्ट का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ए को ये नहीं पता कि बी के चेस्ट का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी ए ने अटैक कर दिया बी की चेस्ट पे और बी की डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ कवर होगी कल्पेबल होमिसाइड में, क्योंकि यहाँ पे ऑफेंडर बॉडीली इंजरी तो दे रहा है विक्टिम को, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस बॉडीली इंजरी से उसकी डेथ हो सकती है। इंटेंशनली सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ऑफेंडर नोज जैसा कॉन्सेप्ट कल्पेबल होमिसाइड में नहीं है। वहीं अगर हम मर्डर में देखें तो अगर ए ये जानता है कि बी की चेस्ट का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी वो हॉकी स्टिक से बी की चेस्ट पे अटैक करता है, तब ये केस फॉल होगा अंडर मर्डर, क्योंकि यहाँ पे ऑफेंडर जानता है कि अगर वो हॉकी स्टिक बी की चेस्ट पे मारेगा तो उससे कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी डेथ एक्सेलरेट हो जाएगी। तो ये चीज़ कवर होगी अंडर ऑफेंस ऑफ मर्डर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो थर्ड पॉइंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कंटेक्स्ट में। देखिए ऑफेंडर जो है वो बॉडीली इंजरी दोनों ऑफेंसेस में दे रहा है, कल्पेबल होमिसाइड में भी दे रहा है, मर्डर में भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस इस चीज़ को निकल के आता है कि ऑफेंडर को पता कब है कि उस इंजरी से उस पर्सन की जान जा सकती है। तो यहाँ मर्डर के कॉलम में ये चीज़ स्पेसिफाई है कि अगर ऑफेंडर कोई ऐसी बॉडीली इंजरी दे देता है विक्टिम को जिसके बारे में ऑफेंडर को ये पता है कि अगर मैं ऐसी बॉडीली इंजरी विक्टिम को दूंगा तो विक्टिम की जान चली जाएगी, अगर ये चीज होती है तो वो सिचुएशन फॉल करेगी अंडर द ऑफेंस ऑफ मर्डर में। अगर ऑफेंडर इस बारे में नहीं जानता कि कोई ऐसी बॉडीली इंजरी जो वो देने वाला है विक्टिम को और जिससे विक्टिम की जान जा सकती है, अगर ऑफेंडर को उस इंजरी के बारे में नहीं पता, तो यहाँ ये चीज फॉल करेगी अंडर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड में। ये जो थर्ड पॉइंट है ये कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है डिग्री ऑफ इंटेंशन ऑफेंडर की, कि ऑफेंडर कितनी डिग्री ऑफ इंटेंशन से यहाँ पे विक्टिम की डेथ कॉज करना चाहता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ऑफेंडर कितना डेस्परेट है विक्टिम की जान लेने में, ये चीज यहाँ देखी जाती है। ये जो डिग्री ऑफ इंटेंशन है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। सो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये कहता है नॉलेज ऑफ एन एक्ट दैट लाइकली टू कॉज डेथ। कल्पेबल होमिसाइड का फोर्थ पॉइंट सिंपली ये कहता है कि एक ऑफेंडर एक किसी पर्टिकुलर एक्ट के बारे में कुछ ऐसी नॉलेज रखता है जिस एक्ट के करने से यहां विक्टिम की जान जा सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम मर्डर के कॉलम में जाएं तो नॉलेज ऑफ एन एक्ट डन सफिशिएंट डेंजरस टू कॉज डेथ। यहां जो ऑफेंडर है वो किसी पर्टिकुलर एक्ट की कुछ ऐसी नॉलेज रखता है जो एक्ट सफिशिएंट है, जो एक्ट काफी है किसी की जान लेने में। यहाँ ये जो लाइकली वर्ड है और सफिशिएंट डेंजरस वर्ड है, यही मेन डिफरेंस क्रिएट करते हैं दोनों ऑफेंसेस के बीच में। सो इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया जिसमें मैंने दो केसेस दिखाए हैं। पहले केस की अगर हम बात करें, ये है ऑफेंडर इस केस में और ये है विक्टिम इस केस में। मान लीजिए फर्स्ट केस में ऑफेंडर ने अटैक किया विक्टिम को विद अ ब्लंट नाइफ, खोटे चाकू से अटैक किया, और उसी सेकंड केस में यहाँ ऑफेंडर ने अटैक किया विक्टिम को विद अ शार्प नाइफ। सो अब आप खुद बताइए ब्लंट नाइफ और शार्प नाइफ में से
कौन सी सिचुएशन में नाइफ ऐसा है जो कि सफिशिएंट डेंजरस है विक्टिम की डेथ कॉज करने में? ऑब्वियस सी बात है, शार्प नाइफ ज्यादा सफिशिएंट डेंजरस है, शार्प नाइफ ज्यादा केपेबल है किसी की डेथ कॉज करने के लिए। सो यहाँ ऑफेंडर को नॉलेज थी कि वो एक पर्टिकुलर एक्ट करेगा, जो कि एक्ट था ब्लंट नाइफ से अटैक करने का, तो उससे विक्टिम की डेथ हो जाएगी। लेकिन सेकंड केस में विक्टिम को नॉलेज थी कि वो एक ऐसा पर्टिकुलर एक्ट करेगा जो कि सफिशिएंट डेंजरस होगा विक्टिम की जान लेने में, और यहाँ पे सफिशिएंट डेंजरस को एंश्योर करता है शार्प नाइफ। देखिए, डेथ ब्लंट नाइफ से भी हो सकती है, लेकिन शार्प नाइफ ज्यादा केपेबल है किसी की डेथ कॉज करने के लिए। सो ये जो फोर्थ पॉइंट है वो एंश्योर करता है डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि किस सिचुएशन में जो विक्टिम की डेथ है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उसकी आशंका ज्यादा होती है। ये फोर्थ पॉइंट वो चीज एंश्योर करता है। और अगर हम इस केस में देखें तो विक्टिम की कौन सी केस में डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, शार्प नाइफ के केस में, क्योंकि शार्प नाइफ ज्यादा केपेबल है यहाँ पे विक्टिम की डेथ कॉज करने में। और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में ये जो नाइफ के अटैक का एक्ट है ये शो करता है ऑफेंडर की डिग्री ऑफ इंटेंशन। शार्प नाइफ के केस में हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन एंश्योर करता है ये ऑफेंडर अगेंस्ट विक्टिम इन कंपैरिजन विद द ब्लंट नाइफ। सो यहाँ दोनों ऑफेंसेस के बीच का जो मेन डिफरेंस है उसका एसेंस अगर हम निकाल के देखें तो सिंपली यही चीज स्पेसिफाई होती है कि जो मर्डर है वो एंश्योर करता है हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन। जो भी पर्सन यहाँ मर्डर कमिट कर रहा होता है वो एक हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन रखता है। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी पर्सन यहाँ मर्डर कमिट कर रहा होगा वो ज्यादा डेस्परेट होगा विक्टिम की डेथ कॉज करने के लिए। लेकिन यही चीज कल्पेबल होमिसाइड में प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में एक लेसर डिग्री ऑफ इंटेंशन रखता है ऑफेंडर अगेंस्ट विक्टिम। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर हम सेकंड चीज की बात करें तो मर्डर में हायर डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ होती है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब एक हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन होगी, जब एक पर्सन ज्यादा डेस्परेट होगा दूसरे पर्सन की जान लेने में, तो दूसरे पर्सन की जो ऑफेंडर जान ले रहा है उसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हाई हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस केस में अगर ये पर्सन हायर डिग्री ऑफ इंटेंशन रखता है इस पर्सन की जान लेने में, तो इस पर्सन की जो मृत्यु की आशंका है वो भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब ये पर्सन इस पर्सन को शार्प नाइफ से अटैक करेगा तो इसकी इंटेंशन हाई होगी और इसकी डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हाई होगी। वहीं पे अगर हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करें तो जब इस पर्सन ने ब्लंट नाइफ से अटैक किया था इस पर्सन को, तो ये कहीं ना कहीं एक लेसर डिग्री ऑफ इंटेंशन लेके चलता है अगेंस्ट विक्टिम, और इस विक्टिम की जो डेथ की प्रोबेबिलिटी होती है वो मच लोअर होती है इन कंपैरिजन विद द मर्डर। सो मेनली ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि इन दोनों ऑफेंसेस के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब सारी चीज़ों के बारे में हमने बात तो कर ली, लेकिन लगे हाथ इन दोनों ऑफेंसेस की पनिशमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर कोई भी पर्सन चार्ज होता है अंडर सेक्शन 302 ऑफ इंडियन पीनल कोड में, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर को लेके, तो यहाँ पे उस पर्सन को डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक दी जा सकती है। और तो और उस पर्सन को, जो पर्सन यहाँ मर्डर कमिट कर रहा है, उसको डेथ पेनल्टी और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ साथ फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, कोई भी पर्सन अगर चार्ज होता है अंडर द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो वो बुक होगा अंडर सेक्शन 304 ऑफ इंडियन पीनल कोड में, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बारे में। कोई भी पर्सन अगर कल्पेबल होमिसाइड कमिट कर देता है तो उसको पनिश किया जाएगा इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, और मिनिमम पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड में है 10 ईयर्स की, 10 साल की मिनिमम इंप्रिजनमेंट है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए, उम्र कैद तक हो सकती है। और उस पर्सन को फाइन भी देना पड़ सकता है जो पर्सन यहाँ पे कमिट कर रहा है कल्पेबल होमिसाइड की प्रैक्टिस को। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो ये डिफरेंस जितना सिंपल हो सकता था मैंने उतना सिंपल रखने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आज के आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।